आज हम हिंदी माध्यम की हमारी पहली कक्षा लेकर आए हैं और अध्याय 2 से हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम इंग्लिश मीडियम की क्लासें हमारी कंटिन्यू जारी हैं और आज हमारा हिंदी मीडियम में अध्याय 2 बहुपद को हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब बहुपद जैसा कि नाम से आप जानते हैं और वैसे आप कक्षा 9th में बहुपद को हमारे अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर हम एक बार पुनः उसी, क्योंकि हमारा चैप्टर है उसका नाम ही बहुपद है, तो उसी को मैं आपको सामने वापस डिस्क्राइब कर रहा हूं। बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो धनात्मक और पूर्णांक के रूप में होती है। अब बात आती है बीजी व्यंजक, क्योंकि बहुपद बीजी व्यंजक होता है तो एक प्रकार का बीजी व्यंजक है, तो हमें पहले बीजी व्यंजक को समझना पड़ेगा। आखिर बीजी व्यंजक क्या? अब बीजी व्यंजक में हम बीजी व्यंजक को ये समझ सकते हैं कि बीजी व्यंजक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर को हम मिलाते हैं। जब चर और अचर को मिलाकर कोई नया व्यंजक बनाया जाता है तो बीजी व्यंजक कहलाता है। अब बात आती है चर की। अगर चर क्या होता है और अचर क्या होता है, दोनों हमें समझना ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि चर क्या है और अचर क्या है, हमें बीजी व्यंजक में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अब बात करें चर की। चर जैसा नाम से लगता है, चर मतलब जो गतिशील हो, जो विचरण करने वाला हो, बदलने वाला हो, मतलब ऐसी सभी राशियां, ऐसे सभी मान जो हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, वो हर स्थिति में कहीं न कहीं स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जो राशियां अपनी वैल्यू स्थिति के अनुसार बदलती हैं वे सब चर कहलाती हैं। हम यदि इसे उदाहरण के रूप में समझें, उदाहरण में मान सकते हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इस तरह की सारी राशियां वो सब चर कहलाती है। अगर चर क्यों है? जैसे आप देखें कई बार हमारे पास हम समीकरणों को हल करते हैं, आपने पहले भी करा है। यदि हम कई बार देखते हैं कि एक्स की वैल्यू हमें कभी कभी 0 हो जाती है, कई एक्स को वैल्यू हमें माइनस के रूप में मिल जाती है, कभी हम एक्स को देखते हैं तो प्लस के रूप में हमारे पास वैल्यू आती है। मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू परिवर्तित होती रहती है। ये स्थिति पर निर्भर करता है। एक्स की जैसी जैसी स्थितियां जैसे बनती हैं वैसे वैसे उसके मान बदलते रहते हैं। इसलिए हम इन्हें चर की श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि हमने जिसे कहा कि चर मतलब गतिशील, बदलने वाला, जो हर जगह पर एक निश्चित वैल्यू नहीं रखता हो, हर बार बदलता रहता हो। यदि हम समझें तो हम यूं कह सकते हैं चर वे राशियां हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वो सब चर कहलाती है। अब आती है बात अचर की। तो अब जैसा कि चर है, बदलने वाला है, तो डेफिनेटली आय नहीं होता है और जो मान कभी नहीं बदलता हो, जो हमेशा जैसा जहां लिखा जाए उसे उसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे, उदाहरण के रूप में हम जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, चाहे वो प्लस के हो, माइनस के हो, 0 हो, -5, 10, कुछ भी हो, हम जब भी देखें ये जहां भी लिखा रहेगा इसका मान हमेशा वही रहता है, कभी नहीं बदलता। हम 1 को हमेशा 1 ही कह सकते हैं, इसे कभी भी 0, -1 या -2 के रूप में नहीं कहा जा सकता। यदि 1 लिखा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है और 0 लिखा है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इन्हें हम नहीं बदल सकते। अब जो राशियां नहीं बदलती हैं वे सब हमारे पास अचर होती हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं वो सब चर होती है। अब जैसा बीजी व्यंजक हमने कहा कि इन दोनों का सम्मिश्रण होता है, तो यदि हम इधर से कुछ ले लें, मान लिया जाए कि हम कुछ चर में से लेकर आ जाते हैं, कुछ इधर से अचर में से ले लेते हैं, और जब इन दोनों को मिला लेते हैं तो
तो हमारे पास बीजी व्यंजक के रूप में कुछ इस तरह से बन सकता है a²b + 4a। सपोज करें ऐसा बन गया। दूसरा हम लिख सकते हैं 2x धन 4y + 5 ऐसा, या और भी कुछ लिख सकते हैं m² + n² - 2ab 2mn। तो ये सब हमारे पास जो रहते हैं, अब हमने देखा यहां, अब इसमें a हमारे पास चर के रूप में है, 2 जो दिया हुआ यह चर है, ये हमारा चर है, ये फिर हमारे पास चर आ गया, ये चर आ गया। इस तरह से कहीं ना कहीं स्थितियां बदलती रहती हैं, और जब ऐसी स्थितियां होती हैं, जब हम चर और अचर को मिला देते हैं कि सम्मिश्रण जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजी व्यंजक कहलाता है। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो वो बीजी व्यंजक हो जाता है। और इसी बीजी व्यंजक का एक रूप हमारे पास होता है, वो बहुपद होता है। अब हम बात करेंगे बहुपद की। हमने जैसे कहा कि बहुपद वे बीजी व्यंजक होते हैं जिनमें चर राशि की यदि हम घात लगाते हैं तो वो हमेशा धनात्मक और पूर्णांक के रूप में हमारे पास मिलना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुपद वे बीजी व्यंजक हैं, वे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशि की घात धनात्मक व पूर्णांक के रूप में हो या पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। अब जैसा आप समझ गए कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात धनात्मक व पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। अब हम यदि इसे उदाहरण के रूप में देखें तो हम बहुपद का एक उदाहरण ले सकते हैं, x² + 4x + 4। ये हमारा एक बहुपद है, हम इसे बहुपद मान सकते हैं। हमारे पास x² है, इसको आप बहुपद ले सकते हैं। बहुपद के प्रकार हम ये देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है। हम इसे 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक घातांक के आधार पर होता है, दूसरा पदों के आधार पर होता है। अब घातांक के आधार पर हम कह सकते हैं एक घाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद और चतुर्थ घाती बहुपद। अब जैसा कि नाम से है कि एक घाती, अब आप मान लीजिए कि हम इसका एग्जांपल लें, उदाहरण लें एक घाती का, तो उदाहरण हम यदि लेते हैं, पहले वाले का हम उदाहरण लें, सपोज करें एक घाती का उदाहरण समझना चाहेंगे, तो एक घाती का मतलब होगा कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं x धन 2, या आप लिख सकते हैं y, या आप इसको लिख सकते हैं m-2, कुछ भी लिख सकते हैं। कुल मिला के यूं कहा जाए कि जिसकी घात हमारे पास 1 हो वो बहुपद कहलाएगा। और घात का संबंध ऐसा है, सीधा सीधा चर राशि से होता है कि चर राशि की घात क्या है, यहाँ पर चर राशि की घात 1 है, तो हम समझ सकते हैं कि एक घाती बहुपद के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ये एक घाती बहुपद के उदाहरण है। उसी प्रकार से यदि आप द्विघाती बहुपद की बात करें तो उसके यदि हम उदाहरण देखें तो यहां जैसे एक घात वाले थे कि चर की घात 1 होना चाहिए, हमें द्विघाती में चर की घात 2 होना चाहिए। किस प्रकार से हो सकती है, आप लिख सकते हैं z की घात 2, या हम इसे लिख सकते हैं x वर्ग प्लस 1, या हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 2। अब चूंकि यहां हमने कहा कि एक घात का एक घाती होता है, और यहां आपको दिख रहा है कि इन दोनों में घात 1 है,
परंतु यदि हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं, कोई हम हल करते हैं तो हमें मिलता है x इंटू एक्स किया हमने तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2 में करा हमारे पास 2x आया, ये -1x हुआ, -2 हुआ, और हमारे पास जो आखिरी में रिजल्ट आता है वो होता है x स्क्वायर प्लस x -2। और हम देखते हैं कि ये द्विघात वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की घात जो है वो 2 हो गई, इसलिए हम इसको द्विघाती बहुपद की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप त्रिघाती को समझेंगे तो जब द्विघाती में 2 घात होगी तो त्रिघाती में डेफिनेटली इसकी घात 3 होना चाहिए। इससे आप 3 घात के रूप में समझ सकते हैं, किसी प्रकार से इसकी घातें 3 हो जाना चाहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण आप समझ सकते हैं। बहुपद की घात 3 होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो घात शुरुआत में हो, वो यहां भी हो सकती है। उसे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है, ये आपको उसका मानक रूप में है, उसको अव्यवस्थित करके भी लिखें, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि अधिकतम घात चर राशि की वो 3 होना चाहिए, वो हमारे पास त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। चौथे में यदि आप देखें चतुर्थ घाती वाला, तो जो 3 में 3 घात होना चाहिए, तो चतुर्थ घाती में हमारे पास 4 घात होना चाहिए। हम ऐसे कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। आपको जैसा भी आ जाए, आपको आइडेंटिफाई करना याद होना चाहिए कि अधिकतम घात क्या है। अधिकतम घात के आधार पर इनके नाम होते हैं, ये घातांक के आधार पर होता है। दूसरा हमने कहा कि इसे 2 पदों में विभक्त कर रहे हैं, 2 प्रकार से हम समझा सकते हैं। तो घातांक के आधार पर मैंने आपको जो समझा दिया है। अब आप पदों के आधार पर देखें तो हमने लिखा कि एक पदी वाले को यदि हम उदाहरण के रूप में देखें, तो उदाहरण के रूप में देखें तो जैसा नाम से है कि एक पदी मतलब उसके अंदर केवल और केवल एक पद होगा, यहां घात से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसमें घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, बाकी पदों की संख्या 1 रहेगी। हम यहां से समझ सकते हैं x की घात 2 अकेला पद है, y की घात 10 हो सकता है, ये भी अकेला पद है। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, z की घात 100 हो सकती है, आदि ऐसे कई सारे हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ सकते हैं। कुल मिला के आपको ये देखना है कि पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर एक पद है, डेफिनेटली इसलिए इसका नाम एक पद ही होगा। हम दूसरे के लिए उदाहरण देखें तो यहाँ अब आपको 2 पद होना चाहिए। हम इसके लिए द्विपदी का मतलब होता है 2 पद। अब 2 पद में यदि देखें तो 2 पद कोई भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा कि x + 2 हो गया, हमने एक उदाहरण लिया, ये इसलिए लिया कि हमने क्योंकि यहाँ पे x + 2 लिया था और यहाँ भी x + 2 है, तो किसी भी तरह का कोई भी हमारे मन में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यहाँ जो बात हो रही है वो पदों के आधार पर हो रही थी और यहाँ जो बात हो रही थी वो घात के आधार पर हो रही थी। तो ये घात के हिसाब से एक घाती होगा, परंतु पदों के हिसाब से ये द्विपदी होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 पद हैं। ऐसे कई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखें, तीसरे में आपको दिया गया है कि त्रिपदी होना चाहिए। अब त्रिपदी का सीधा सीधा मतलब है कि उसके अंदर 3 पद हो। अब 3 पद हो तो वो हो सकता है x² - 4x + 4 के रूप में हो सकता है, या आप इसको लिख सकते हैं कि 5x² - 3x + 2 ये हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कि ये भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको इधर दिया था, इस रूप में भी इसमें लिखा जा सकता है कि x - 1 एंड x - 2। अब बात वही आएगी, लेकिन चूंकि हमने अभी आपको बता चुके हैं कि जब भी इस तरह का हो तो हम पहले उसे सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद उसे देखते हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी 3 पद आपको मिलने वाले हैं। आप सोल्व करेंगे तो ये भी त्रिपदी के रूप में आएगा। इसी प्रकार आप चौथा देख सकते हैं, चतुर्थ पदी। तो अब इसमें 3 वाले में जब 3 पद हैं तो चतुर्थ पदी में 4 पद होंगे। अब उन 4 पद को आप कुछ भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, y के रूप में लिख सकते हैं आप,
कुछ भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। पदों को काउंट करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चतुर्थपदी में है। 1 2 द्विपदी में है, 1 और 1 2 ये द्विपदी में है। ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। अब जरूरी ये है कि क्या इनके अलावा भी कोई नाम होगा। कई बार क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में आता है कि चतुर्थ घाती है तो 5 घात वाले को क्या कहें, 6 घात वाले को क्या कहें, 4 पद के बाद 5 पद वाले को क्या कहें, या 6 पद वाले को क्या कहें। तो हमें सिर्फ ये करना है कि यदि वो 5 घात का है तो हम उसे कहेंगे कि दिए गए बहुपद की घात 5 है, या बहुपद की घात 5 है। 6 घात है तो हम उसे कहेंगे कि दिए गए बहुपद की घात 6 है, या 6 घात वाला बहुपद है। इसी प्रकार इसमें कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद में 5 पद है, 6 पद है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। देखते हैं 2 और प्रकार के हमारे पास बहुपद होते हैं। हम एक शून्य बहुपद को समझेंगे, दूसरा है एक अचर बहुपद। कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कई बार हमें विकल्प में पूछा जा सकता है कि शून्य बहुपद होता है या नहीं होता है, या अचर बहुपद होता है या नहीं। तो जब हम जानेंगे नहीं तो पहचान भी नहीं पाएंगे। अब शून्य बहुपद में बात करें तो शून्य बहुपद में केवल और केवल हम शून्य को ले सकते हैं। शून्य बहुपद केवल शून्य होता है, केवल शून्य। शून्य बहुपद में केवल शून्य होता है, इसे हम शून्य बहुपद कह सकते हैं। दूसरा, यदि हम, अब कई बार प्रश्न है क्या कि शून्य को जब वेरिएबल ही नहीं है उसमें तो उसे बहुपद क्यों माने, प्रश्न आता है हमारे दिमाग में। कई बार हमारा दिमाग ये प्रश्न करेगा हमसे कि जब इसमें वेरिएबल नहीं है, मतलब इसमें चर राशि नहीं है, तो बिना चर के बहुपद कैसे। तो हम समझ सकते हैं कि शून्य में आप किसी भी राशि का गुणा करें तो निश्चित तौर पे वो राशि 0 होती है। तो हम इस शून्य को ऐसा भी लिख सकते हैं, शून्य x की घात 2, हम ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है कि ये आपके पास चर हो गया और ये आपके पास अचर हो गया, चर और अचर को जब मिला दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वो बहुपद हो जाता है। इसलिए शून्य बहुपद केवल शून्य को कहा जाता है। दूसरा आता है अचर बहुपद। अचर से मतलब जिनकी वैल्यू निश्चित हो, जिनके मान हमेशा निश्चित हो। अब अचर बहुपद में आपको मालूम है कि मान निश्चित मतलब निश्चित तौर पे अंक सारे, जितनी भी संख्या है वो सब। अब संख्या है तो हम समझ सकते हैं संख्याओं में आप इनके कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, आप 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, और -30 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये सब हमारे पास अचर बहुपद है। फिर बात वही आती है कि आखिर ये अंक हैं केवल, इनके अंदर चर नहीं है, तो हम इन्हें चर के रूप में भी लिख सकते हैं। हमारे पास किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे दिमाग में। यदि इस 4 के बारे में सोचे कि इसको हम बहुपद के रूप में कैसे लिखे, तो आप निश्चित तौर पे इस 4 को लिख सकते हैं। हम इस 4 को लिख सकते हैं 4x की घात 0। हम इस 5 को लिख सकते हैं 5x की घात 0। 100 को आप लिख सकते हैं 100x की घात 0 -30x की घात 0। अब ऐसा लिख सकते हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुपद के रूप में हो गया। और हम जानते हैं x की घात 0 का मतलब होता है 1। यदि हम किसी भी राशि की घात 0 कर दें तो उसका मान 1 हो जाता है। तो x की घात 0 मतलब हो गया 1। यदि हम फिर इसको देखें तो हम 4x की घात 0 को लिख सकते हैं 4 गुना 1 बराबर 4। मतलब निश्चित तौर पे हमारा 4 भी एक बहुपद के रूप में आ जाता है। इसे हम अचर बहुपद मान सकते हैं। अब बात आती है तो और एक हमारे पास परिमेय व्यंजक होता है, परिमेय व्यंजक, और दूसरा हमारे पास होता है बहुपद। यदि हम इन दोनों में संबंध देखें तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए
कि जितने भी बहुपद होते हैं सारे बहुपद परिमेय व्यंजक हो सकते हैं या होते हैं। सारे ही बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं। अब क्यों होते हैं? यदि आप बात करें कि x² - 4 ये आपका एक बहुपद है और हम कहें कि परिमेय व्यंजक, जैसा आप जानते हैं कि परिमेय व्यंजक मतलब होता है px/qx के रूप में इसको देखा जाता है। मतलब ये px/qx के रूप में होना चाहिए, जबकि यहां पर आप देखें तो केवल ये px के रूप में है। तो आप जानते हैं जितने भी बहुपद हैं उनके हम हर को एक ले सकते हैं, और जैसे आपने हर एक लिखा निश्चित तौर पे px/qx के रूप में हो जाता है, px/qx के रूप में बन जाता है। इसलिए कोई भी बहुपद आप लिखें उसके बट्टे में एक हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक से भाग देने पर उसमें कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए सारे बहुपद परिमेय व्यंजक हो सकते हैं, परंतु सभी परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सभी बहुपद परिमेय व्यंजक तो हो सकते हैं, परंतु सारे ही परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, हमने कहा कि नहीं हो सकते हैं, यहां हम कह रहे हैं कि होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि इसमें कुछ ऐसे हैं जो हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सभी परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। मतलब सभी नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि कुछ हैं। अब कुछ है तो उसे आप समझे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि x⁻² - 4 और बट्टे के रूप में हम लिख देते हैं ये x - 2। ये हमारा एक परिमेय व्यंजक है, लेकिन यदि हम इसे हल करें, अभी हमें लग रहा है कि ये परिमेय व्यंजक है, लेकिन यदि आप इसको हल करते हैं तो आप हल करने पर देखेंगे, ये एक उदाहरण ले लिया हमने कि हम इसे लिख सकते हैं x⁻² - 2⁻² बटे में हो गया आपका x - 2। अब आप यह सरल समीकरण लगा सकते हैं, a² ऋण b², मतलब हुआ a⁻² और a ऋण 2। आपको मालूम है सरल समीकरण, a² ऋण b² का मतलब होता है a + b और a - b। अब बटे में हमारे पास है कि x - 2 है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कट गया है, हमारे पास बचा है x⁻2। और आप जैसा जानते हैं कि ये क्या बन गया, आपका बहुपद हो गया, यह आपके पास बहुपद हो गया। और यही यदि हम मान ली जाए कि एक उदाहरण, दूसरा कोई उदाहरण लें और उसे हम ऐसा लिखें, अब ये दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं, ये उदाहरण हमारा पहला था जो हमने कहा कि परिमेय व्यंजक यहाँ है, लेकिन आखिरी में हल करें तो बहुपद के रूप में आ जाता, मतलब ये बहुपद हुआ। लेकिन यदि वही हम एक दूसरा उदाहरण लें तो उसे हम समझ सकते हैं x⁻³ - 1 बटा x - 1। अब आप देखें यहां x - 2, ये जो देख रहे हैं आप, अब हम इसे हल नहीं करें, मान लीजिए इसमें a⁻³ और b⁻³ की भी आप आइडेंटिटी लगा तो भी ये हमारे पास कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, हम यदि समझें तो ये तो हमारे पास परिमेय व्यंजक ही रहेगा, ये बहुपद नहीं हुआ, बहुपद नहीं है। अब ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं, और यूं यदि हम इसको थोड़ा अपने संक्षिप्त रूप में समझे, कुछ अपनी भाषा में इसे यूं कहें तो हम ऐसे सभी परिमेय व्यंजक जिनमें अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिनमें अंश और हर में, या यूं कहें कि अंश और हर का महत्तम समापवर्तक केवल और केवल एक हो, वो हमेशा परिमेय व्यंजक होता है। और यदि उनका महत्तम समापवर्तक एक के अलावा कुछ होगा तो निश्चित तौर पे वो बहुपद के रूप में आ जाएगा। इसलिए आपको ये आना चाहिए कि उनके महत्तम समापवर्तक केवल और केवल एक हो, वो सब बहुपद नहीं होंगे, सारे के सारे परिमेय व्यंजक होंगे।
लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिन्हें हम बहुपद के रूप में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास परिमेय व्यंजक और बहुपद के रूप में एक संबंध था इन दोनों के बीच में, जिसे हमने समझा। अब हम बात करें बहुपद के मान की। बहुपद जो भी दिया गया हो उसको यदि हम हल करें और हमें जो हल करने पर चर राशि का जो मान होता है वो बहुपद का हल कहलाता है। अब बात आती है शून्य के बारे में, थोड़ा शून्य को पढ़ेंगे। तो शून्य, आगे शून्य क्या है? शून्य इसके नाम से क्लियर है, शून्य और अक मतलब शून्य बनाने वाला। अक का मतलब होता है जो जिस काम को करता है वो अक। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा गायक। गायक मतलब गाना गाने वाला। नायक, नायक का मतलब हुआ जो आपने देखेंगे स्क्रीन पर जो रोल प्ले करते हैं वो नायक हो जाते हैं। लेखक आपने जाना होगा, लेखक का मतलब होता लिखने वाला। इस तरह से शून्य को यदि आप समझे तो शून्य का सीधा मतलब हुआ शून्य बनाने वाला, जो शून्य कर दे। मतलब ऐसे मान हमारे पास बहुपद के अंदर जो हमारे पास चर होता है उसके वे मान जिन्हें यदि उस बहुपद में रख दे तो पूरे बहुपद का मान शून्य बना दे। यदि हम कहें कि P के बराबर यदि 0 हो, मतलब यदि x की जगह पर या हमारे पास चर की जगह के कोई भी राशि हो सकती है, उसको वैल्यू रखें P के इक्वल टू 0 हो जाए, मान रखने पर हमारे पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए, तो उन सबको क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। मतलब वे चर राशि के वे मान जिन्हें हम उस बहुपद में रखें और पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए वो शून्य कहलाते हैं। और बहुपद जो है उसके अंदर आपने शून्य पढ़ लिया है। अब आगे आप शून्य को भी और इसके बाद में उसके जो भी गुणांक होते हैं बहुपद के और शून्य में क्या संबंध होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। अब यदि हम बात करें इसका ही ग्राफिकल, आप बात करें कि ग्राफिकल में इसमें क्या रहता है कि हम ग्राफिकल में कैसे पता कर सकते हैं किसी राशि के कितने शून्यक हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। ग्राफ आपने वैसे 9th में पढ़े हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। हम यदि बात करें कि हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ मिला हो, ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे जिन्हें देखकर ये पता करना होगा कि इसमें कितने शून्यक हैं और इसी के आधार पर आपको प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये दिया गया है कि आपको शून्य बताने की शून्य कितने हैं। सीधा मतलब है शून्य की जब ग्राफ हम बनाते हैं तो वो ग्राफ ये देखकर ये डिसाइड करता है कि इसमें कितने शून्यक हैं। सिर्फ हम इस आधार पे कह सकते हैं कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो इस एक अक्ष को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जितने बिंदुओं पर वो एक अक्ष को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। मान लिया जाए कि जैसे हमने एक ग्राफ बनाया और ये हमारा ग्राफ बना, इस ग्राफ को देखकर हमें यह डिसाइड हो जाएगा कि इसमें आखिर शून्य कितने हैं। अभी मैंने कहा कि ग्राफ जो है आपका वो एक अक्ष को जितने पॉइंट पर, जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है उसमें उतने ही शून्य होते हैं। ये पहला आपके पास है। मान लीजिए जाए कि दूसरा हमारे पास ग्राफ ऐसा है।
हम समझ सकते हैं ऐसा ग्राफ है। ये आप जानते हैं बना हुआ ये 0 है, इधर प्लस होते हैं और इधर सारे माइनस हैं और ये प्लस माइनस। हम यह देखें पहले ग्राफ से क्लियर है कि ये आपका 1, 2 और 3 बिंदुओं पर इसने प्रतिच्छेद किया, मतलब यहां शून्य जो होंगे वो कितने होंगे, 0, 3 होंगे। इसके 3 शून्य होंगे। इसमें आप देखें कि एक अक्ष को एक ही बिंदु पर है तो 1 शून्य होगा। अब कुल मिला के ये समझ सकते हैं आप कि ये ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटेगा उसमें उतने ही शून्य होंगे। अब कल हम 2.2 का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।